अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। यूर वॉचिंग न्यूज नाइट विद नीलम नवाब। नाज़रीन, दो बड़ी सियासी पार्टीज ने एन उस वक्त कर्जा और प्लॉट स्कीम का ऐलान किया है जब चारों सूबे बिल्दियाती इलेक्शंस के अहम मोड़ से गुजर रहे हैं। 100 अरब रुपए की यूथ लोन स्कीम, जिसमें 1 से 20 लाख तक के कर्जे 21 से 45 साल तक की यूथ को 7% इंटरेस्ट पर दिया जाएगा, जो 8 साल में वापस करना होगा। इस लोन स्कीम में एक गरीब यूथ को एक अमीर गारंटर कहां से मिलेगा? अब ये मरियम बेटी की कायदाना सलाहियतों का इम्तिहान होगा कि वो पूरी हुकूमती हिमायत और ताईद के साथ पॉपुलर लीडर और कायदे नौजवानान बनती हैं या नहीं। अगर वो कामयाब हो गई तो क्या हमजा शहबाज को भी पीछे छोड़ जाएंगी और लैपटॉप स्कीम धरी की धरी रह जाएगी? दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने 50,000 प्लॉटों की तकसीम की स्कीम का आगाज करके अपने नाना और अपनी वालदा के रोटी कपड़ा और मकान वाले नारे को जिंदा करने की कोशिश की। माजी के तजुर्बों को अगर देखा जाए तो इन दोनों स्कीम्स के ऐलान के बाद बहुत सारे सवाल उठते नजर आ रहे हैं कि एन बिल्दियाती इलेक्शन के मौके पर इन सियासतदानों की यूथ लीडरशिप को गरीबों की खिदमत का ख्याल कैसे आ गया। सवाल यह भी अहम है कि सियासी खानदानों के सपूत अपने आबाओ अजदाद के वादे पूरे कर रहे हैं या फिर बिल्दियाती इलेक्शंस में वोट लेने के लिए अपने बड़ों का हाथ बटा रहे हैं। सवाल यह भी अहम है कि क्या इन स्कीम्स का हशर भी माजी की स्कीम्स जैसा ही होगा या फिर गरीबों की किस्मत का सितारा गर्दिश से बाहर भी निकलता हुआ नजर आएगा। नाज़रीन, इन स्कीम्स का मुस्तकबिल कुछ भी हो, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि इस वक्त शेर भी खूब धाड़ रहा है और तीर भी ठीक ठीक निशाने लगाता हुआ नजर आ रहा है। अलबत्ता देखना अब यह है कि इस मंजरनामे में तराजू किस कल बैठता हुआ नजर आएगा। हम अपने आज के शो में इन्हीं लोन स्कीम्स और प्लॉट स्कीम्स के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखना चाहेंगे। मुझे आज की इस अहम डिस्कशन में ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड नदीम कमर साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। उनके साथ मौजूद है जनाब अंदलीब अब्बास साहिबा, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन PTI पंजाब है। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब सैयद ज़ईम हुसैन कादरी साहब, MPA है और जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ PMLN है। और बीपर पर हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे जनाब कमर जमान कायरा साहब, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन रह चुके हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। जैसे कि आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि हम मालूम करना चाह रहे हैं, जो हमें ये स्कीम्स लॉन्च होती हुई नजर आ रही हैं, जो हमें यूथ लोन स्कीम लॉन्च होती हुई नजर आती है, फिर हमें प्लॉट स्कीम बेनजीर भुट्टो प्लॉट स्कीम लॉन्च होती हुई नजर आ रही है, तो इनके एस्पेक्ट्स क्या है, इनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, इनकी वीकनेसेस क्या है। बट बिफोर वी स्टार्ट अ डिस्कशन, हमने इन दोनों स्कीम पर एक रिसर्च बुलेट तैयार की है ताकि हमारे व्यूअर्स हमारे साथ अपडेट हो जाएं एंड देन वी विल गेट बैक टू आवर डिस्कशन। वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों के लिए 100 अरब रुपए की कारोबारी कर्जा स्कीम का आगाज कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा कि इंतखाबी वादों पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार के मुताबिक गरीबों के लिए 30 अरब रुपए से बढ़ाकर 60 अरब रुपए करने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म यूथ बिजनेस कर्ज प्रोग्राम की चेयरपर्सन मरियम नवाज ने कहा है कि इस स्कीम के तहत नौजवान नस्ल को अपना मुस्तकबिल संवारने का मौका मिलेगा। मंसूबे के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 55 शोबों में बिजनेस प्लान की निशानदही की गई है। कर्जों के इजरा और उनके इस्तेमाल के लिए मॉनिटरिंग का भी एक निजाम बनाया गया है। कर्जे के लिए सिर्फ 3 शराइत रखी गई हैं जो निहायत ही आसान हैं। कर्ज मेरिट पर दिया जाएगा और कर्जे की शफाफियत की निगरानी खुद वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कम आमदनी वाले अफराद के लिए बेनजीर टाउन स्कीम का इफ्तिताह कर दिया है। स्कीम के तहत सिंध के 23 अजला में 120 गज के 50,000 प्लॉट मुफ्त तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर आला हाउस कराची में बिलावल भुट्टो ने 27,500 प्लॉटों की कुरानंदाजी की। 5 अरब के मंसूबे पर अब तक सिंध हुकूमत के 1 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। जी, जैसा कि आपने हमारी रिसर्च देखी, नदीम कमर साहब, अगर मैं आपसे अपनी डिस्कशन को आगाज करना चाहूं, फिर मैं इन सियासतदानों के पास भी हम जाएंगे। हमें ये बताइएगा कि हमें जो यूथ लोन स्कीम लॉन्च होती हुई नजर आती है मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, हमें उसमें मरियम नवाज जो है वो चेयरपर्सन नजर आती हैं। फिर जो उसमें हमें फ्रेम नजर आ रहा है 100 अरब रुपए पर वो स्कीम है, जिसमें से 1 से 20 लाख तक के लोन्स जो हैं वो 21 साल से लेकर 45 ईयर्स तक का यूथ ले सकता है। उसमें जो
कंडीशंस 3 दी गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि उनको पाकिस्तानी सिटीजन होना चाहिए, सेकंड उनके पास CNIC होना चाहिए, थर्ड जब हम गारंटोर पर आते हैं तो जिस गारंटोर की कंडीशन रखी गई है वो काफी क्वेश्चनेबल है। आपको लगता है कि एक गरीब यूथ इतना अमीर गारंटोर जो है वो पैदा कर पाएगा? मुझे इजाजत दीजिएगा कि मैं पहले एक चीज की वजाहत कर दूं। आई एम नीदर अ पॉलिटिकल पर्सन nor would I have any leaning for one side or the other. Purely as a loyal citizen, I would like to give my views on this issue. आपने शुरू में कहा कि ये स्कीम लॉन्च PMLN की तरफ से हुई और साथ ही पीपल्स पार्टी की तरफ से एक मकान स्कीम भी आ गई। लगता यूं है कि दोनों पार्टीज नेशनल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए एंड उस मौके पर जब कि उनको अवाम से कुछ चाहिए होता है, इस बजट को या इस रिसोर्सेज को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। दिस इज माई वेरी कैंडिड व्यू अबाउट इट। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन अबाउट दिस स्कीम, conceptually it may be a very good scheme, but I would have reservations on various things. One, you yourself have brought out, guarantor. देखिए, ये स्कीम बनाई गई है उन लोगों के लिए जिनके पास शायद तालीम है या नहीं, क्योंकि तालीम की कोई इसके लिए बंदिश नहीं रखी गई, शायद रिसोर्सेज हैं या नहीं, कोई प्रॉपर्टी है या नहीं, लेकिन उनको एक कर्ज हसना या कुछ गवर्नमेंट की तरफ से एक जंप स्टार्ट देने की कोशिश की गई है। अब उसमें गारंटर कौन होगा? गारंटर के लिए उन्होंने 2 क्वालिफिकेशन रखी हैं कि इफ इट इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट इट हैज टू बी अ ग्रेड 15 एंड अबव एंड ही हैज टू गिव द गारंटी। नाउ फॉर प्रोवाइडिंग दैट गारंटी व्हाट इज ही सपोज्ड टू बी गिविंग? मेरा ख्याल है कि माई रिसर्च, the bank says that that person has to give 3 pay slips that he is getting some pay. And secondly, at some stage before the amount would be released, probably at the initial stage, but I'm not very sure about that, but before the amount would be released, he has to provide 3 checks, which should be equal to the amount of qarza the person is getting and the markup involved in it. Now this is for that person. So that means a bureaucracy is straight away involved in it. अब आप मुझे बताइए कि गांव में कोई आदमी बैठा हुआ जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई किसी जगह पर एक्सेस, तो ऐसा अमीर गारंटर कहां से लेकर आएगा? टॉकिंग ऑफ दी हम ज़हीम कादरी साहब से मालूम करना चाहेंगे। जी अंदलीब अब्बास साहब, मुझे ये बताइएगा, आपने ब्रिगेडियर साहब की भी गुफ्तगू सुनी, तो फिर बच जाया होगा। जी उस गारंटर पर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है उस आदमी का, वो सिर्फ ये साबित करेगा कि वो उसको जानता है, वो उसके इलाके में रहता है और मानता है कि वो ये काम करेगा, और गारंटर का काम सिर्फ ये होगा कि वो देखे कि आया वो ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये तो जो अमाउंट ऑफ लोन लेने वाला है एप्लीकेंट, उसकी अमाउंट ऑफ लोन बैंक में वो गारंटर नो फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गारंटर, विच इज वेरी क्लियर। अब एक जुमले से समझ आना ध्यान से। ये इनका कहना दुरुस्त होगा एंड आई वुड टेक इट वर्ड, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ऑन ग्राउंड this is not what he is saying. अच्छा, चलो देख लीजिए। All right. The second thing, the other person, if he is not a government servant, he could be an individual who is an entrepreneur or something. तो ब्रिगेड साहब, everybody they have their own members of the parliament sitting there, वो वोट देते हैं जिसको इनके लोग हो हमारे हो। मैं ट्रस्ट करूंगा बहुत सारे लोगों के, मैं उनका इलेक्टेड मेंबर हूँ, saying that I know them, he lives there, this is his मैं अंदलीब अब्बास साहब से लेती हूँ, आपका ये बड़ा स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। अंदलीब, ये बताइएगा कि जो यहाँ पे गारंटर की डेफिनेशन दी गई है, क्या वो डुएबल है एक गरीब अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए ऐसा गारंटर पैदा करना? ज़हीम कादरी साहब के मुताबिक सिर्फ उसको गारंटी लेनी है, उसको वो अमाउंट ऑफ लोन का एसेट के मुताबिक जो है वो अंदर शो नहीं करने, ना ही उसको बैंक में सबमिट करवानी है। वापस करेगा अगर जो आदमी डिफॉल्ट करेगा, जो गारंटर है वो वापस भी नहीं करेगा। तो फिर ये गारंटर की जिम्मेदारी क्या हुई अगर आप उससे लोन भी वापस नहीं करवा पा रहे हैं? मैं क्लियर कर देता हूं। देखें, वो इसलिए है कि आप एक ऐसे आदमी से जो ग्रेड 15 अबव का ऑफिसर है, वो आपको जानता है,
He becomes by virtue of his grade, by virtue of being a politician, by virtue of being an MPA, by virtue of being a government employee, becomes an important and एक important आदमी बन जाता है। लेकिन वो ये कहता है वापस नहीं आ पाएगा और वो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं हो रहा है, गारंटोर है, तो फिर ऐसे गारंटोर की जरूरत क्या? मैं बता देता हूँ, गारंटोर तो अपना काम ही नहीं कर पा रहा। वो इसलिए है कि वो लोग जो किसी जगह पर कारोबार कर रहे हैं, वो किसी ऐसे आदमी की शख्सी जमानत कहते हैं इसको, वो लेकर आए जो ये कहे कि वाकई ये आदमी यहाँ रहता है, ये कैपेबिलिटी रखता है, काम करता है, मैं इसको ओन कर रहा हूँ। आप बात को समझे, ये एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जमानत दी जा रही है, के लोग रह रहे हैं और बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, ये उसको कवर करने के लिए किया गया है। किसी गारंटर पर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं होगा। ये जमानत वो नहीं देता कि कल को वो अमाउंट वापस भी करेगा। तो मेरे पास फिर प्रॉब्लम क्या है? जब एक यूथ लोन स्कीम यूथ को हेल्प आउट करने के लिए की गई है, हमारे मुल्क में इस वक्त 10 करोड़ 80 लाख यूथ मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कह रहे हैं उसमें से 1 लाख यूथ को वो ये लोन दे रहे हैं, उन्होंने ये 3 कंडीशन रख दी हैं और ऐसे गारंटर को रख दिया है कि जो सिर्फ शख्सी जमानत बकौल ज़हीम कादरी साहब के, तो फिर प्रॉब्लम क्या है इसमें? नीलम, मैं 2 चीजों पे कमेंट करूंगी और मैं करूंगी इसके टाइमिंग और इसके स्ट्रक्चर पे। तो एक तो ये है कि जी ये प्री पोल रिगिंग है, क्योंकि शेड्यूल अनाउंस हो गए हुए हैं और तब ये अनाउंस हुई है। दिस इज कंप्लीट प्री पोल रिगिंग, दोनों स्कीम्स। दूसरा, इसके स्ट्रक्चर पे सबसे पहली बात यह है कि यही जो वादे करके आए हैं, मरियम नवाज शरीफ को चेयरपर्सन किस प्रोसेस से लाए हैं, किस मेरिट पे लाए हैं, किस बेसिस पे लाए हैं, जबकि इन्होंने एक कमीशन बनाया हुआ है कि जी हमने इदारों के हेड्स को ऐसे चूज करने, 28 के चूज नहीं किए जिनके चूज करने चाहिए थे, लेकिन एक इदारे पे इन्होंने उस प्रोसेस को बलाए ताक रख के उसको लगा दिया है। किस बेसिस पे लगाया? सबसे पहले ये बात बताएं कि ये विरासत और मोरसी सियासत कब ये वापस जाएगी। दूसरी, स्ट्रक्चर ऑफ द लोन्स, आप इसका अमाउंट देखें, $1 बिलियन, $100 रुपये ना, बिल्कुल हमारा $1 बिलियन। आपको ये जो सारी अमरीकी इमदाद मिल रही है, कोalition सपोर्ट फंड मिला के, वो इससे आधी है, $1 बिलियन। मैं अब आपको इसकी कैपेसिटी बताती हूँ। ये सारे जो बैंक होंगे, जिसमें फर्स्ट वुमेन बैंक है, नेशनल बैंक है, ये सारे बैंक्स हैं, ये सारे बैंक्स मिला के इस वक्त इनकी कैपेसिटी ये है कि जो माइक्रो फाइनेंस की पूरी इंडस्ट्री है, जो कि बिल्कुल गरीबों के लिए है और पिछले पता नहीं कितने साल से चल रही है, अभी तक डिस्पर्स कर चुकी है। और सुन ले मेरी बात, 48 बिलियन रुपीज ओनली। आप कह रहे हैं कि जी 5 हफ्तों के रिजर्व जी, और ये आप कह रहे हैं कि ये जी 100 बिलियन रुपीज ये बैंक डिस्पर्स करेंगे, उनको हुक्म मिला है कि जी आप डिस्पर्स करें। तीसरी बात, ट्रांसपेरेंसी देखें कि जी कैसे होगा। मैंने अपना शिनाख्ती कार्ड डाला, आपने गारंटर डाल दिया, जिसको ये कह रहे हैं कि जी वो सिर्फ आके कहेगा हेलो आई नो हिम, दैट्स नो गारंटी। जो बैंक गारंटी लेता है ना, वो रिटन गारंटी होती है और वो कोलेटरल की गारंटी होती है। एनीवे, ये जो कह रहे हैं शायद ठीक ही कह रहे हो। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी क्या है कि जी 1.5 लाख कल से आ गई है एप्लीकेशंस। अच्छा, उसके बाद बैलेट बॉक्स हुआ और जी मेरा नाम निकला है, मैं बिजनेस रन कर सकती हूँ नहीं कर सकती, मेरी क्या क्रेडिबिलिटी है? कोई प्रॉपर्टी डीलरों वाली जो बैलेट बॉक्स नहीं होती, डिफेंस में जो प्लॉट निकल रहे होते हैं, प्लॉट निकल रहे होते हैं उनकी, सो इट इज एग्जाम का 3 फैक्टर्स हैं। एक तो मरियम नवाज आप मेरिट कैसे करेंगे? $1 बिलियन, $1 बिलियन। IMF 600 रुपए का IMF ने अपने पैकेज दिया, उससे 100 अरब रुपए आप पैसे दे रहे हैं। मेरा लास्ट पॉइंट, डेट एडिक्शन है इस पार्टी को, डेट फॉर डेट। इसका नाम एक होता है ना कि ओल्ड बॉटल, तो उसका नया नाम ही रखते। यिप्स के नाम से ये 90s में लेके आए थे, सक्सेसफुल स्कीम, और वो उसका आज तक ऑडिट नहीं हुआ, आज नहीं हुआ। उसके बाद क्या फरमाइएगा? एक तो मेरी बहन है, बड़ी प्यारी है, मैं जानता हूँ पढ़ी लिखी खातून है, मुझे इनसे इस तरह की बात की तवक्को नहीं थी कि ये कहेंगी जो इन्होंने बातें की। देखें, अर्जी है, अगर आप मुझे समा खराशी की इजाजत दें तो जी जी, पूरी डिटेल 3 फैक्टर्स आपने हमें एड्रेस कर रहे हैं, हमें आप समझा दें। भी सारे जवाब जी जी। देखिए, पूरी दुनिया में ये इकोनॉमिस्ट जो है, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, वो ये कहते हैं कि डायरेक्ट सब्सिडीज जो है वो ऑब्सोलीट एक एजेंडा है, वो खत्म हो गई है, अब टारगेटेड सब्सिडीज का जमाना है। हमने पिछले 5 बरस 5 स्कीम शुरू की, वो सब सक्सेसफुल हुई, उनमें ट्रांसपेरेंसी भी हुई, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी गए लोग और वो क्लियर निकली, चाहे वो मेट्रो बस हो,
चाहे वो आशियाना हो, चाहे वो येलो कैब स्कीम हो, चाहे वो लोगों के पास है, चाहे वो एग्रीकल्चर भी इस तरह नहीं, आप बारी बारी। उसके बाद फिर आप चाहे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को देख लें जिनको 12.5 एकड़ जमीन दी गई, आज वो एग्रीकल्चर में अपना इनपुट दे रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। हमने वही टारगेटेड सब्सिडी का प्लान आज से 2.5 साल पहले बनाया और अपने मंशूर में शामिल किया। मरियम नवाज की जो बातें कर रही हैं, मरियम नवाज वॉज द फोकल पर्सन फॉर दिस स्कीम लास्ट 2.5 years because she was working for the party. There was no government. जरा बातें नहीं समझ रही, उस वक्त गवर्नमेंट नहीं थी, बीबी हमारी फेडरल गवर्नमेंट अब है ना, तो वो पार्टी की खातून है, पार्टी की खातून है। उन्होंने 2.5 साल इस पे काम किया, इसको बनाया, इसको कैलकुलेट किया। पार्टी ने कहा था कि वो मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट करेंगे, हमें वज़ीर आज़म अपनी स्पीच में कहते हुए नजर आए कि मेरी सिफारिश ही नहीं स्कीम में चलेगी, लेकिन उनके चेयरपर्सन वहां पे 2.5 साल काम किया ना इस पे, 2.5 साल उन्होंने इस पे काम किया। शी वर्कड ऑन द स्कीम फॉर 2.5 years। अब मुझे खत्म करने में इस तरह करेंगे फिर मैं इनको बोलने नहीं दूंगा, आपका प्रोग्राम खराब हो जाएगा। 2.5 साल उन्होंने काम किया, उनकी कैलकुलेशंस थी, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने एक्सपर्ट से बात की, उन्होंने फाइनेंशियल एनालिस्ट से बात की, उन्होंने ग्रुप्स ऑफ पीपल से बाकायदा लोगों का फील लिया, उन्होंने इसके सर्वेस करवाए। एक लंबी एक मेहनत थी उस पर जो 2.5 बरस उस बच्ची ने की इस पे। दूसरी बात, आपने ये कहा कि ये लोन्स जो है ये इधर से लिए जा रहे हैं और उधर दिए जा रहे हैं, तो अर्ज सिर्फ ये है कि आप एक बॉटम लाइन होती है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने का जो इम्पैक्ट किसी भी स्टैग्नेंट या स्लो मूविंग इकोनॉमी में होता है। जो सवाल पैदा होता है कि जब एनर्जी क्राइसिस है, इंडस्ट्री आपकी ठप पड़ी है, तो ये यूथ लोन लेने के बाद भी इनका कारोबार कैसे चलेगा? मैं बता देता हूं आपको, उसमें जो 52 रखे गए हैं स्लॉट्स जहां कारोबार करना उन लोगों ने, उनकी फिजिबिलिटीज तैयार की गई हैं बाकायदा, और उन फिजिबिलिटीज को मैंने नहीं तैयार किया, ये 2.5 साल में मरियम ने उन एनालिस्ट, उन प्रोफेशनल को तैयार किया। में एनर्जी क्राइसिस को सामने रखा गया है। हम यहीं से बात कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे वक्त हुए शॉर्ट ब्रेक का, मुझे ब्रेक लेनी है। नहीं बिल्कुल आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन यहाँ पे वक्त हुए ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं जो हमें इस वक्त मुल्क में पॉलिटिकल लैंडस्केप नजर आ रहा है, जो हमें पॉलिटिकल लीडरशिप की, यूथ लीडरशिप जो है मैदान में नजर आ रही है। एक तरफ हमें हुकूमत की जानिब से यूथ लोन स्कीम लॉन्च होती हुई नजर आती है, जिससे मरियम नवाज चेयरपर्सन नजर आती है। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत की जानिब से हमें प्लॉट स्कीम्स, बेनजीर भुट्टो प्लॉट स्कीम्स का इफ्तिताह होता हुआ नजर आता है, जिसका इफ्तिताह हमें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी भुट्टो जो है वो करते हुए नजर आते हैं। अब हम सवाल ये मालूम करना चाह रहे हैं कि क्या ये एक्टिविज्म जो हमें यूथ पॉलिटिकल लीडरशिप में नजर आ रही है दोनों जानिब से, क्या ये बल्दियाती इंतखाबात की याद दहानी नजर आ रही है, या एक ऐसे वक्त में जब मुल्क में सर्कुलर डेब्ट का हुजूम 600 अरब रुपए से भी आगे जा चुका हो और अफराते जर की वजह से महंगाई अरूज पर हो, ऐसे में 100 अरब रुपए की कर्ज स्कीम जो है उसको लॉन्च करना और या 50,000 रिहायशी रेजिडेंशियल प्लॉट्स को देना किस हद तक एक इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को स्टैंड आउट करने के लिए बेहतर साबित होता है? इससे पहले कि हम अपने टॉपिक पर वापस आए, हम देखना चाहेंगे कि हमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या कहते हुए नजर आए इस यूथ लोन स्कीम के हवाले से, और हमें नवाज शरीफ साहब क्या कहते हुए नजर आए इस यूथ लोन स्कीम में 70s के दौर के हवाले से। लेट्स हैव अ लुक एट दैट एंड देन वी विल गेट बैक टू आवर डिस्कशन। The federal government's economic policy is by Mansha, for Mansha and of Mansha. And our economic policy is of the people, by the people, for the people. So we promised roti, kapra and makan, and here you go, makan मिल गया। इस पूरे खित्ते में हम मेरा ख्याल है कि आखिरी सतह का मुल्क आज पाकिस्तान बन चुका है। इकॉनमी आप देख लें, एक्सपोर्ट्स देख लें, रुपए की कीमत देख लें, आप अपना जो है वो पाकिस्तान के कर्जे देख लें, पाकिस्तान के जो पर कैपिटा इनकम देख लें, आप हर लिहाज से हम बहुत पीछे रह गए।
ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کی, جس سے پاکستان کو بہت بڑا سیٹ بیک ہوا. 32 انڈسٹریز پہلی گو میں ان کو جب نیشنلائز کیا گیا تو سارے پاکستان کے اندر جو ہے وہ جتنی بھی انڈسٹری تھی, جتنے بھی پاکستان میں انویسٹرز تھے, پاکستان کے اندر جو بزنس کمیونٹی سے جن کا تعلق تھا, وہ سب کے سب ان کا دل ٹوٹا. کوئی یورپ چلا گیا, کوئی مڈل ایسٹ چلا گیا, کوئی کسی اور ملک چلا گیا. اندر سے دل بہت دکھی ہوتا تھا, پریشان ہوتا تھا کہ اس قوم کا کیا بنے گا جس کے اندر اتنی بے روزگاری ہے. کوئی ان کی مدد کرنے والا یہاں پہ نہیں ہے. یہاں بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ان کے وسائل بھی بڑے ہوتے ہیں, ان کی پہنچ بھی بڑی دور دور تک ہوتی ہے. ایک ایک گروپ کو, ایک ایک کمپنی کو اربوں روپے کے قرضے ملتے ہیں, اربوں روپے کے. ان نوجوانوں کا, بچوں کا کیا قصور ہے؟ جی, جیسا کہ آپ نے ہمارے کلپس دیکھے, اب اس میں جو ہمیں ایک کنفیوژن نظر آ رہی ہے, لگتا ہے دونوں جانب سے ہمیں بلاول زرداری صاحب جو ہے, زعیم قادری صاحب کہتے ہوئے نظر آئے کہ جو نواز حکومت کی پالیسیز ہیں وہ منشا پالیسیز ہیں, بائی منشا فار منشا پالیسیز ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسیز جو ہے وہ عوام فرینڈلی پالیسیز ہیں. ان کو کیوں ایسے لگ رہا ہے؟ میرے خیال میں ابھی چھوٹے عمر میں بڑے میں مسٹ گرو اپ ٹو لرن آل دس. روٹی کپڑا مکان ان کا منشور تھا, پورا اللہ کے فضل سے ہم نے کیا. سستی روٹی بھی دی, آشیانہ اسکیم بھی دی, اپنا گھر اسکیم بھی دی, اور وہ سکسیسفلی لانچ بھی ہوئی اور اس میں ٹرانسپیرنسی بھی تھی, سب نے دیکھا. تو میرے خیال میں اگر اس طرح کی کریں گے تنقید تو میرے خیال میں نو بڈی وڈ لائک ٹو ریسپونڈ. ایٹ لیسٹ آئی وڈ ناٹ لائک ٹو ریسپونڈ. لیکن پھر نواز شریف صاحب ہمیں جو کہتے ہوئے نظر آئے کہ 70s میں جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کی انڈسٹری کی, اس نیشنلائزیشن کا فائنینشیل کمرشل امپیکٹ آج تک یہ قوم بھگت رہی ہے. اور وہ نیشنلائزیشن جو جتنا بڑا اسکیم تھا اور جتنا بڑا ڈچ تھا فار دی اکنامک اسٹرکچر اینڈ موومنٹ اینڈ انفراسٹرکچر, وی ٹل ڈیٹ اور آج بھی ہم اس جو نیشنلائزیشن تھی اس کی وجہ سے آج تک ہم دوبارہ ری اسٹریم لائن نہیں کر سکے اپنے فائنینشیل انفراسٹرکچر کو پچھلے 30 برس میں. میں بریگیڈیئر صاحب آپ کی رائے لینا چاہوں گی. آپ نے یہاں پہ دونوں جانب کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ سنی. ہمیں بلاول زرداری صاحب کی طرف سے یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف پالیسی جو ہے وہ بائی منشا فار منشا ہے, اور جو نواز شریف صاحب ہیں ان کو یہ لگ رہا ہے کہ 70s میں جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کی تھی انڈسٹریز کی, بینکس کی, اس کی وجہ سے ابھی تک ہماری اکانومی جو ہے وہ اسٹیبلائز نہیں ہو پائی ہے. تو آپ کو کہاں فلاز نظر آ رہا ہے؟ آئی تھنک دس از ویری کریکٹ کہ جو نیشنلائزیشن کے امپیکٹس تھے وہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں, اور جو اس پالیسی کے امپیکٹس ہوں گے وہ ہمارے بیٹے, بیٹیاں, پوتے, پڑپوتے وہ بھگتیں گے. یہ جو پالیسی اب آئی ہے جس میں کہ 100 بلین روپیز از انوالوڈ, and it is based on various feasibilities drawn out by SMEDA, I can bet it none of these feasibilities are workable. I've got one with me. If anybody wants to have a debate on it, I've got. No, it's not hypothetical. اب یہ ایک میں پرنٹ لے کر آیا ہوا ہوں ڈیری فارمنگ کے اوپر. ڈیری فارمنگ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی یہ اس طریقے سے feasible ہو جائے گی. All these figures which have been used are practically not correct. I mean, you can bring in any of your experts. You must have some disagreements on the modalities. Brigade sir, I am not confronting that issue. We are talking about the concept itself. Concept میں اوپر بھی ٹھیک ہو جائے گی. Concept دیکھیں ہم بات کر رہے تھے اس وقت گارنٹر کی. We've come to that the guarantor so far is exposed. ٹھیک ہے ٹھیک کر رہے ہیں جو بھی ہے. ایک منٹ ہے نیلم, ایک منٹ دیکھیں. The other category of guarantor was some entrepreneur or some individual who should have worth 1.5 times more than the loan applied. ٹھیک, ہمارے ساتھ لائیو لائن پر موجود ہیں جناب قمر زمان کائرہ صاحب, فارمر منسٹر آف انفارمیشن رہ چکے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم قمر زمان کائرہ صاحب, اینڈ تھینک یو فار جوائننگ اس.
जी वालेकुम अस्सलाम। जी कायरा साहब, क्या बताइएगा, जो हमें यूथ लोन स्कीम लॉन्च होती हुई नजर आई है, 100 अरब रुपए पर ये मुश्तमिल है, इससे 1 लाख से 20 लाख तक के लोन जो है वो अवेलेबल होंगे 21 साल से लेके 45 इयर्स के यूथ को। तो ये एक अच्छा स्टेप लिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, यूथ को उसके पांव पे खड़ा किया जा रहा है। तो हमें क्यों बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हुए नजर आए हैं कि ये पॉलिसीज फॉर मंशा और बाय मंशा नजर आ रही है, क्या फरमाइएगा? देखिए, गुजारिश ये है कि यूथ की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी या यूथ प्रमोशन के लिए एक प्रोग्राम तो शुरू करने चाहिए। यूथ का इशू जॉब्स है। अगर हम ये कह रहे हैं कि आप इनको कंस्ट्रक्टिव रन में एंगेज करें, यूथ को करना चाहिए, यूथ को सपोर्ट करना चाहिए। सवाल ये है कि अगर आप उनको दुकानें खोलने के लिए, अगर आप उनको पीवी टैक्स लेने के लिए, अगर आप उनको इस तरह की स्कीमों के लिए पैसे देंगे, तो जो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर जो ऑलरेडी लोग कारोबार कर रहे हैं, उनके तो कारोबारों में गिरावट आ रही है, उनके कारोबारों में तो कमी होती जा रही है, उनके पास तो ऑलरेडी कस्टमर नहीं है, बिकॉज उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई है। तो अगर आप यूथ को कर्जों में और जकड़ देंगे, और ये रीपेएबल लोन है, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं लोगों ने, और अगर उनके कर्जे, अगर उनके बिजनेस सही नहीं चल पाएंगे बिकॉज ऑफ दी सिचुएशन इन द मार्केट, तो उनके ऊपर एक लाइबिलिटी होगी। और फिर हर नौजवान को किसी ग्रेड 15 के ऊपर अफसर की एक जिम्मेदाराना, मतलब उससे एक सिक्योरिटी चाहिए होगी। ये भी बाकी ये बात दुरुस्त है कि लोन मिलने चाहिए उनको एडवांस, लेकिन उसकी कीमत रखी जाए और उनको गाइडेंस प्रदान की जाए। लेकिन हमारा एतराज खास, सुनिए हमारा एतराज एक खास वक्त पे है। जब इलेक्शन कमीशन ने लोकल पार्टी इलेक्शन अनाउंस किए हैं, या तो इससे 4 महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले आप कर देते, या आप 1 महीने रुक जाते ताकि लोकल पार्टी के इलेक्शन पंजाब में हो जाते, और हम समझते कि आप जनरली ये काम कर रहे हैं, आप इंसेंटिव नहीं दे रहे, और आप अपनी बेटी को उसका ऐड बना रहे हैं। मुझे मरियम साहबा का कोई इख्तिलाफ खिलाफ नहीं है, शी इज वेरी नाइस गर्ल, शी इज पॉलिटिकल आंसर है, लेकिन इस खास वक्त पे ये सवाल भी पैदा होता है। आपने खुद कहा कि टाइमिंग पर आपको जो है आप उस पर बात करना चाहेंगे कि इस टाइम पे जो ये यूथ लोन स्कीम लॉन्च होती हुई नजर आती है, तो हमें अगर टाइमिंग को देखिए, अगर टाइमिंग को देखिए तो हमें जनाब बिलावल जरदारी भुट्टो साहब जो है वो भी बेनजीर भुट्टो प्लॉट स्कीम का इफ्तिताह करते हुए नजर आते हैं। सिंध में 23 डिस्ट्रिक्ट्स में जो 50,000 रेजिडेंशियल प्लॉट्स है वो भी हैंड ओवर कर रहे हैं, और उनकी टाइमिंग भी यही है। तो क्या फिर ये भी कहा जाए कि वहाँ उस जाने की जी गुजारिश है कि सिंध के अंदर अगर जमीन की तकसीम का इशू है, तो वो पिछली गवर्नमेंट में, सिंध हुकूमत ने और फेडरल गवर्नमेंट ने, पिछली हुकूमत ने उसका सर्वे शुरू किया। वो इंसेंटिव, वो प्रोग्राम ऑलरेडी जारी है, वो कोई नया प्रोग्राम शुरू नहीं किया जा रहा, उसका नहीं है। देखिए ना, बात यह है कि एक प्रोजेक्ट, एक प्रोग्राम इनिशिएट करना, वो प्रोग्राम तो ऑलरेडी इनिशिएट हुआ है, उसके फिर कुछ हिस्से इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, कुछ इस्लाम में इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो तो पिछली गवर्नमेंट से हो रहा है। ठीक, मैं रिस्पॉन्स ले लेती हूँ आपके जवाब का। ज़हीन कादरी साहब, जैसा कि आपने सुना, कमर जमान कायरा साहब ने 2 फैक्टर्स को जो है रेस किया है। एक तो वो कह रहे हैं आपकी जो लोन स्कीम है, यूथ लोन स्कीम के टाइमिंग लॉन्च होने के, दूसरा जो गारंटोर की आप लोगों ने डेफिनेशन दी है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो है वो टाइमिंग का मेरे ख्याल में ज्यादा बग कर रहा है सबको। प्रॉब्लम ये नहीं है, हर चीज को तैयार करने के लिए मैंने अर्ज किया कि 2.5 बरस से इस पे काम हो रहा था, और हमने ये अपने मंशूर का हिस्सा था। अगर कोई इस पे मजीद डीले चाहता है तो हमें बता दें, हम डीले कर देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बलदियाती इंतखाबात में यकीनन ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बलदियाती इंतखाबात में लोगों को कर्जे दिए जाएंगे। जब ये कर्जा हो सकता है पीपल्स पार्टी के किसी आदमी का निकल आए, हो सकता है तहरीक इंसाफ का निकल आए, ये तो कंप्यूटर ने निकालना है। बीबी, ये है वो जगह जहां इनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे, जब उसकी ट्रांसपेरेंसी जो है। लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी आप करेंगे कैसे? 1600 बैंक अंदाजी से मेरिट कैसे मेंटेन कर सकते हैं? मैं अर्ज कर दूं कि ये प्रोसेस जो है ये 1 साल के अंदर तकरीबन कंप्लीट होगा। इंशाल्लाह 30 जनवरी तक हमारे यहाँ तो इंतखाबात हो जाएंगे। तो अर्ज ये है कि ये प्रोसेस अभी 1 साल लगेगा। अर्ज ये है कि ये बैलेटिंग होगी, कंप्यूटराइज्ड बैलेटिंग होगी,
ہر آدمی جس کی عمر 21 سے 45 برس ہے اس کو یہ حق ہے کہ وہ آئے اور اس پہ اپلیکیشن دے, اور اس کے بعد پروسیس ہوگا, یعنی کہ اس کی فیزیبلٹی کو دیکھا جائے گا, اس کی نظام کو چلانے کے لیے کچھ وقت درکار ہوگا. 1 سال کا وقفہ دیا ہے کہ ریٹرن پیبل نہیں ہوگا, 7% انٹرسٹ لے رہے ہیں اس لیے کہ باقی کا 8%, باقی کا 60% گورنمنٹ دے گی. تو یہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے. لمبا پروسیس ہے, لیکن اس میں آپ نے جو ٹوٹل 8 سال کا ٹائم فریم رکھا ہے, آپ کی گورنمنٹ جو ہے 5 سال بعد جا چکی ہوگی, اکاؤنٹیبلٹی کا جو فیکٹر ہے کہ وہ سامنے نہیں آ پا رہا, تو آپ کے خیال میں 8 سال بعد اس 100 ارب روپے کو کون ریکور کرے گا؟ IMF کے کیے گئے سگنیچرز ان سے بھی پہلے والوں کے ہم آج بائنڈنگ ہے ہمارے پہ, جو مشرف صاحب کر گئے تھے, پھر جو انہوں نے کیے وہ بھی بائنڈنگ ہے, جو ہم کریں گے خدا نخواستہ وہ اگلوں پہ بائنڈنگ ہوں گے. تو یہ نیشنل ایشوز ہوتے ہیں, نیشنل پالیسیز ہوتی ہیں, یہ اس کا گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اگر گورنمنٹ چلی بھی جائے تو بہرحال حکومت پاکستان موجود رہتی ہے. ہی وڈ بی پیئنگ اٹ بیک ٹو دی گورنمنٹ آف پاکستان, ناٹ ٹو PMLN گورنمنٹ پرسائسلی. کوئی بھی ہوگا وہ اس کو. لیکن پھر جیسے آپ آج کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کو بیگیج دیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی وجہ سے جو ملا ہے آپ کو بیگیج, آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے, تو آنے والے پھر آپ کا نام لیں گے. میں اندرونی عباس صاحبہ کا ریسپانس لے لوں, پھر ہم قمر زمان قائرہ صاحب کی جانب جانا چاہیں گے. جو پچھلے 5 برس میں پنجاب میں چلی, بڑی ہیومن کرائم مچائی. کسی نے اس کو جنگلہ بس کا 80,000 پہ کیلکولیٹ ہوئی تھی, 1.5 لاکھ آدمی سفر کرتا ہے 10 روپے میں, اللہ کے فضل سے اس پہ دیکھیں نا جی. ہم نے آشیانہ کیا, ساری دنیا نے مانا. ہم نے لیپ ٹاپ کیا, پوری دنیا نے مانا. ہمیں اپنا گھر کیا, پوری دنیا نے مانا. ہم نے ایگریکلچر دونوں کا پرسپیکٹو سنا ہے. ایک کی یوتھ جو ہے وہ ہمیں یوتھ لون اسکیم لانچ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, دوسری کی یوتھ لیڈرشپ جو ہے وہ ریزیڈینشیل پلاٹس دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ کی جانب سے KPK میں یوتھ کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ یوتھ کا نعرہ تو آپ کا نعرہ تھا. پھر زعیم قادری صاحب کہہ رہے ہیں ان کی پریویس کی اسکیمز کو دیکھ لیں, یلو کیب اسکیم اور آشیانہ اسکیم ان کے بقول کتنی کامیاب ثابت ہوئی ہے. تو یہ ساری آپ کیسے دیکھتی ہے, یہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے اس وقت؟ نیلم, وہ بڑی ایک مشہور کہاوت ہے کہ گیو اے مین اے فش یو فیڈ ہم فار اے ڈے, ٹیچ ہم ہاؤ ٹو فش یو فیڈ ہم فار لائف. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جب ان کو ہاتھ میں پیسے دے دیے ان اے ڈیٹ ریڈن اکانومی جس میں آپ کی آلریڈی جو بزنسز ہیں, اس وقت بزنس فیلئر ریٹ آپ کو پتا ہے آل ٹائم ہائی ہے. خود پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں کہ نہ کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, نہ باہر سے آ رہی ہے, نہ جو اسٹیبلشڈ بزنسز ہیں. آپ کے 4 فورن بینکس بھاگ گئے ہیں جن کو بزنس کا اتنا تجربہ ہے کہ وہ ساری زندگی انہوں نے 100 سال بزنس کی ہے. آپ ان کو ایسی انیبلنگ انوائرمنٹ میں جہاں بجلی نہیں آتی, پانی نہیں آتا, بیچاروں کو ہوش نہیں ہے, آپ ان کو جو بزنس دے دیں گے. اس کے بعد 8 سال آپ ان کو کہیں گے کہ جی آپ قرضے دیں. فائنینشیل مینجمنٹ جو ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے جو کہ حکومت نہیں کر سکی, جو کہ ہمارے بگ بزنسز نہیں کر سکے, آپ ان بچوں کو بیڑا گرک کریں گے. نمبر 1 ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ان کو امپلائبلٹی دیں. اسکل ڈیولپمنٹ کاؤنسل جو ہم KP پہ قائم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی فنکشنل لٹریسی ہونی چاہیے, اس کے علاوہ کہ آپ کی ایجوکیشن لٹریسی ہونی چاہیے. آپ ایک رائز گروئنگ ایریا میں ہیں, آپ رائز گروئنگ ایریا میں نہ صرف آپ ایجوکیشن لیں, میٹرک کریں, بٹ رائز گروئنگ کے اندر آپ کو فنکشنل لٹریسی اور آپ کو ٹریننگ دی جائے تاکہ آپ اپنے گاؤں میں جا کے واپس وہ کر سکیں. دس از دا وے ٹو ڈو اٹ, دس از دا وے انڈیا ہیز ڈن اٹ, دس از دا وے آل ریجنز ہیو ڈن اٹ. پیسہ دے کے اور اس کے بعد اس قسم کا پیسہ, یہ دیکھیں ذرا گارنٹی فارم جو آپ کے سامنے ہے, یہ دیکھ لیں جی گارنٹی فارم, یہ نکالیں ذرا, یہ گارنٹی فارم پہ تو وہ اس وقت کہہ رہی ہے, اگر ہم کیمرے پہ دکھا سکیں کہ گارنٹی فارم کہہ رہا ہے گارنٹور کے مطابق آئی ہیئر بائی اگری ٹو سائن آف دا گارنٹی اگریمنٹ اینڈ سبمٹ 3 post dated checks covering the total finance and markup amount. تو اس میں تو زعیم قادری صاحب گارنٹور کہہ رہا ہے کہ میں 3 چیک بھی دوں گا پوری اماؤنٹ کی. ایک غریب انمپلائڈ یوتھ کہاں سے اتنا امیر گارنٹور پائے گا؟ یہ 4 رشتے دار آپ ہو سکتا ہے درست کہہ رہے ہو, لیکن کانسیپٹ اٹ سیلف دیکھیں, آپ جب کسی بھی سلو موونگ اکانومی میں اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں وہ پیسہ وہاں نہیں رہے گا, ان سے کام بھی لیا جائے گا, مانیٹر کیا جائے گا, ایک دم سارے پیسے نہیں پکڑا دیے جائیں گے, باقاعدہ وہاں پہ مانیٹر. آپ جیسے یہاں پہ سن رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مانیٹر کیا جائے گا, پیسہ ایسے ہی نہیں پکڑا دیا جائے گا. انہوں نے فیزیبلٹیز پلان آؤٹ کی ہے, اس کے بعد یہ لون دیے جا رہے ہیں. ایک ایسا گارنٹور جو ہے وہ پیدا کیا جائے گا جو کہ 3 post dated چیک دے گا, تب جا کے لون دیا جائے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس میں یہ ٹرانسپیرنسی ہو سکے گی؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو قرضہ دیا جا رہا ہے، میں نے ٹائمنگ کی عرض کیا ہے، اگر 2.5 سال پرانا پلان تھا تو یہ 10-15 دن مہینہ ٹھہر جاتے تاکہ یہ الزام نہ آ سکتا، لیکن پہلے دن کہا گیا یہ سال بعد جا کے ملے گا قرضہ یا 2 سال بعد ملے گا، امپلیمنٹیشن شروع ہوگا، وہ الگ بات ہے. لیکن آج کے اخبارات میں ہے کہ 15 لاکھ لوگوں نے اس کو ہٹ کیا، تو یہ ایک اپنے انسینٹو آفر کیا. بیسیکلی انسینٹو الیکشن پری الیکشن ریگنگ کی بات ہوتی ہے جب انسینٹو دیے جاتے ہیں. لیکن آگے بڑھیے، اب کہا گیا کہ جی یہ قرضے جو ہیں ان کی پہلے بیلنسنگ ہوگی، پھر بیلنسنگ میں سے جو لوگ بیلنسنگ میں سکسیسفل ہوں گے ان کے بعد ان سے کیپیبلٹی لی جائے گی. بھائی آپ جو قرضے دے رہے ہیں وہ سیکیور لون ہے، انسیکیورڈ لون نہیں ہے، آپ سپورٹ فراہم نہیں کر رہے. بینک جو ہے وہ اپنے رولز کے تحت گارنٹور سے ایڈوانس میں چیک لکھوائیں گے اور اگر ڈیفالٹ ہوا تو ان پہ پرچے دے کے ان کو اندر کریں گے. تو یہ بات جب ملک کی اکانومی آلریڈی خراب ہے اور چھوٹے بزنسز میں برا حال ہوا پڑا ہے، ایگزسٹنگ لوگوں کا لیول مشکل ہے، تو اتنی بڑی تعداد میں نئی دکانیں کھلیں گی، نئے روزگار کھلیں گے. باہر جو آلریڈی جس میں دیکھ رہے ہیں کنزیومر کون ہے، تو کنزیومر کے پاس تو پرچیزنگ پاور آلریڈی شرنک ہو رہی ہے، تو آپ نئی پرچیزنگ پاور کہاں سے کریٹ کر دیں گے اور اتنی بڑی لائبلٹی بنے گی. یوتھ کو سپورٹ کرنا چاہیے. اس وقت ہمارے پاس سب سے بڑی سپورٹ کیا ہے کہ اسکل ڈیولپمنٹ میں یوتھ کو آپ اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جائیں، اپنی مین پاور کو ایکسپورٹ کریں، ان کو ڈومیسٹک مارکیٹ کے اندر اسکل مین پاور کے پاس. لیکن کائرہ صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی پریویس یلو کیب اسکیم کامیاب ہوئی، آشیانہ ہوم اسکیم جو تھی وہ کامیاب ہوئی، قرض اتارو مفت سوارو اسکیم کامیاب ہوئی. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. دیکھیے محترمہ یہ ہے کہ آشیانہ اسکیم جو ہے مجھے موقع تھوڑا سا دے دے. آشیانہ اسکیم لاہور میں ملک ریاض صاحب کی مہربانی سے کامیاب ہو گئی، انہوں نے وہ بنا کے کچھ پلاٹ دے دیے. باقی پورے پنجاب میں دیٹ از ایبسولوٹ فیلئر، کہیں پہ اس کا وجود نہیں ہے. پچھلی گورنمنٹ میں مسلم لیگ نے شروع کی تھی، وہ انسینٹوائز کی گئی. دوسری اسکیمیں جو دی گئی ہیں وہ کہتے ہیں اپنا دور پچھا چاؤ. ٹائمنگ ایک میجر فیکٹر ہے. مسلم لیگ کی گورنمنٹ نے پنجاب میں لیپ ٹاپ اسکیم کا آغاز کیا یا پچھلے الیکشن سے ذرا پہلے. ٹھیک، مجھے 3 سال میں آپ کی جانب بھی آؤں گی. مجھے کائرہ صاحب ٹھیک آپ کا ہم نے پرسپیکٹو لے لیا ان کی اسکیم کے حوالے سے. ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو ہمیں سندھ حکومت جو بلاول زرداری بھٹو صاحب جو ہے 50,000 ریزیڈینشیل پلاٹس جو ہے وہ دیتے ہوئے نظر آئے ہیں ڈیزرونگ لوگوں میں، تو وہ کن کرائٹیریا پر اسیس کر کے دیے جا رہے ہیں؟ اس میں ٹرانسپیرنسی کا کیا؟ اپنا سوال ڈرافٹ کرتے ہوئے اپنی ریسرچ کو ذرا امپروو کر لیجیے. ہم تو معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، سوال کریں آپ بتا دیجیے. میں آپ کو بتانے لگا یہ بات بیسیکلی آپ کو پہلے دیکھنی تھی. وہ جو پروگرام ہے وہ چند اضلاع کے اندر ہے، باقی اضلاع میں آلریڈی یہ پلاٹ دیے جا چکے ہیں. یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. ٹھیک 23 ڈسٹرکٹس میں ہے. سن لیجیے نا محترمہ، سن لیجیے. جی جس کا 50% سے زیادہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے. اگر باقی اضلاع میں وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے تو ابھی اس کے پروگرام وہ بھی پیسے نہیں دینے چاہیے، ابھی اس کے الاٹمنٹ لیٹر نہیں دینے چاہیے. میں اس بات سے بھی اگری کرتا ہوں، تو اپنی پارٹی سے بھی بات کروں گا کہ اس کو ڈیلے کر کے الیکشن کے بعد دے جائے. لیکن یہ بات کہ وہ آلریڈی آن گوئنگ پروسیس ہے، وہ 50% سے زیادہ عمل برآمد ہو چکا ہے. وہ پچھلی گورنمنٹ ان 2008 سے 2013 میں جو گورنمنٹ تھی اس گورنمنٹ نے وہ اسکیم شروع کی تھی. ٹھیک، تو میں یہی معلوم کرنا چاہ رہی ہوں قمر زمان کائرہ صاحب کہ اس اسکیم میں آپ کی ٹرانسپیرنسی، اس میں ڈیزرونگ لوگوں کو الاٹ کرنے کا کیا کرائٹیریا ہے؟ آپ کیسے اینالائز کرتے ہیں کہ یہ ریزیڈینشیل پلاٹ ہے اس بندے کے لیے یہ ڈیزرو کرتا ہے؟ اگر آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ٹرانسپیرنسی کو دیکھیں جس کو ساری دنیا نے، ورلڈ بینک نے، IMF نے، ڈونر ایجنسیز نے، دنیا کے ممالک نے اس کو سرٹیفائی کیا ہے، انڈورس کیا ہے، اس کو سپورٹ کیا ہے، اس کو فنڈ کیا ہے، اور دنیا کے بہت سارے ممالک نے، ورلڈ بینک نے یا جو UN والے ہیں اس کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں رول ماڈل کے طور پہ. ہم نے اس کو باقاعدہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے شروع کیا. یہ بھی ایک بالکل ایبسولوٹ ٹرانسپیرنٹ مینر میں حقداروں کو مل رہی ہے، اور پاورٹی سروے کے مطابق جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں وہ ان کو مل رہی ہے. اور ہم نے پارٹیزن ہو کے نہیں، بلکہ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا پاورٹی سروے ہماری حکومت نے کرایا، اور یہ جو پاورٹی لفٹنگ ایلیویشن پروگرام ہے اس کو ہم نے اسٹرکٹلی اکارڈنگ ٹو دیٹ شروع کیا. اس میں کوئی پیپلز پارٹی کا ایشو نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ جو یہ جو بیلٹنگ ہوتی ہے نا،
मुझे याद है सब सेक्टर स्कीम में बजटिंग कैसी हुई थी, कैसे होती है, उसमें अपने पैरों के नाम पहले ऐड कर दिए जाते हैं, होता है और कंप्यूटर के जरिए निकलते हैं, लेकिन नाम वो पहले ऐड होते हैं सिस्टम के अंदर और वो निकल आते हैं। लेकिन मैं ऐसे नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ यूथ को सपोर्ट करें। अब मुझे जवाब ले दीजिएगा ट्रेन करने के लिए सिस्टम दे। ठीक ठीक जी, जैसे कि ज़हीम कादरी साहब आपने सुना कि उनकी रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम जो है वो ट्रांसपेरेंट है, उन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट को सक्सेसफुल करके दिखाया। पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा स्कैम था वो। 80 अरब रुपए की खुद इन्होंने कहा कि एम्बेजलमेंट है, मैंने नहीं कहा, इनके अपने इदारों ने कहा कि उसमें टोटल 80 अरब रुपए की एम्बेजलमेंट हुई है, मैं डॉक्यूमेंट ले आऊंगा, हुकूमती इदारों ने कहा, मैंने नहीं कहा। ये कह रहे हो ना दुनिया में वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बात की, पूरी इनके गवर्नमेंट के इदारों ने कहा कि 80 अरब रुपए की एम्बेजलमेंट है। ये जो प्लॉट्स दिए जा रहे हैं, इन्होंने कहा ग्रीन ट्रैक्टर में ये हुआ, पता नहीं किसको दे दिए। एक आदमी भी अगर ये साबित कर दे कि उसमें ट्रैक्टर में किसी का नाम डाला गया था या वो नॉन डिजर्विंग था, उसको मिल गया, तो जो चोर की सजा, लोग हाईकोर्ट गए, हाई कोर्ट से फैसले हुए, कोर्ट ने उसमें फैसला दिया कि ये ट्रांसपेरेंट तरीन स्कीम थी जिसमें 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई ट्रैक्टर पे। अब ये जिस स्कीम की बात कर रहे हैं, तो मेरे भाई हैं, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ, उनकी जो रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम है वो ऑन गोइंग थी, अब देख रहे 50% ऑलरेडी हैंड ओवर किए जा चुके हैं। इतना फर्क है इन दोनों स्कीम्स में कि एक तरफ आप कर्जे देके इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर रहे हैं और वो पैसा आपको वापस आना है, दूसरी तरफ आप अपने मंजूर नजर लोगों को वो प्लॉट बांट के उनको दे रहे हैं फॉर गुड। वो तो कह रहे हैं कि पॉवर्टी सर्वे के बाद हैंड ओवर किए जा रहे हैं डिजर्विंग लोगों को। फिर मैं भी इस पे 2000 क्वेश्चन उठा सकता हूं। तीसरी बात, वो कह रहे हैं ऑन गोइंग स्कीम थी, तो मेरे भाई कानून ये है कि जब शेड्यूल अनाउंस अगर हो जाए तो फिर ऑन गोइंग स्कीम्स भी रोक दी जाती है, तो आप भी रोक दीजिए। चौथी बात, अगर ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और लोगों को, उन लोगों को दी जा रही है जो बिल्कुल डिजर्व करते हैं, जरा प्रोसेस तो बता दें कि किस किस प्रोसेस से वो गुजरी है जमीन, कि उसके बाद पता लगा हो कि वाकई वो आदमी जो है उसके पास कोई और जमीन नहीं है घर के लिए। तो देखिए, इस तरह न करें, अगले पे जब आप उंगली उठाएंगे तो मुठा आपकी तरफ भी होगा। और जो कुछ आपने किया माजरत से पिछले 10 साल, वो पाकिस्तान की तारीख का करप्ट और डिसऑनेस्ट तरीन दौर था। ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया कह रही है। 20वें नंबर से आप 49वें नंबर पर चले गए करप्शन में। आपके शेड्यूल्ड कर्जे जो थे वो 6000 गुना बढ़ गए पिछले एतवार से। तो इस तरह ना करें इन चीजों को। ठीक, हमारे पास 2 मिनट रह गए, आपकी भी बात पता लग जाएगी, हमारी पता लग जाएगी। मैं एक न्यूट्रल एनालिसिस भी ले लूं। ब्रिगेडियर साहब, ये दोनों स्कीम्स हमारे सामने लॉन्च होती हुई नजर आ रही हैं और हमारे सामने बल्दियाती इंतखाबात भी सर पर खड़े हैं, हमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनका स्केड्यूल भी अनाउंस होता हुआ नजर आता है और फिर ये स्कीम्स आती हैं। तो ये बताइएगा कि इन दोनों में ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन की जाएगी? अगर कुरानंदाजी है तो उससे मेरिट कैसे जो है परफॉर्म किया जाएगा? नीलम, अगर मैं एक छोटी सी बात करूं, अगर ये प्लॉट्स देने की या मकान देने की स्कीम PMLN की तरफ से लॉन्च हुई होती और ये कर्जा स्कीम पीपल्स पार्टी की तरफ से लॉन्च हुई होती, तो कादरी साहब उसी को सपोर्ट कर रहे होते और कायरा साहब इसी लोन स्कीम को सपोर्ट कर रहे होते। I'm sorry, देखिए बात ये है, हमने पैसे दे के लिए थे। देखिए बात ये है कि नो डाउट वी डोंट से कि इन्होंने आवाम के लिए सोचा नहीं, बड़ा अच्छा सोचा होगा, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो स्कीम है लोन वाली स्कीम, इसमें काफी कबाहतें आएंगी और इसमें काफी इंशाल्लाह जी उनको। एक्सक्यूज मी सर, बात ये है, देखिए बिजनेस करना हर आदमी का काम नहीं है। ठीक बात है। आप यहाँ पर नोवोसिस के हवाले 1000 अरब रुपए, 100 अरब रुपया पकड़ा रहे हैं, विच इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। में से बात करें वो आप बताएंगे। अच्छा, और दूसरी किस तरह होती है किसी मैं समझता हूँ एक मिनट रह गया। ये जो फिजिबिलिटीज है, अगर इन फिजिबिलिटीज के ऊपर ये अमाउंट खर्च होनी है, तो आई कैन प्रिडिक्ट इट नाउ दैट मोर देन 70% ऑफ इट कुड बी राइट। ठीक, साहिबा हमें ये बताइएगा कि हमें जो ये 100 अरब रुपए जाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि हमारा टोटल पैकेज जो सर्कुलर डेट का हमने लिया था IMF से वो 600 अरब रुपए था। अब अगर ये 100 अरब रुपए हमें 8 साल में रिकवर होता हुआ नजर आएगा
तो राइट नाउ हम अभी इस 100 अरब रुपए के जाने का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जो ऑलरेडी में महंगाई नजर आ रही है, क्या उससे मजीद इजाफा देखेंगे? अगर ये जब तक वापस करेगा वो जवान, पहले साल तक कोई किसी किस्म का पे बैक नहीं है, तो क्या कोई राइट अवे इम्पैक्ट जो आएगा हम पर वो क्या होगा? इकोनॉमिक जनरेट जब होती है तो उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट सबको पता होता है, ये होगा। दिस इज वाई वी ठीक मैं अंदर ही बात का भी पर्सपेक्टिव ले लूं। ये सारी चीजें स्कीम में और प्रोमोज ये कब आती हैं? ये सारी जब आपके फंडामेंटल जीरो हो। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो मेजर आपका रेवेन्यू जनरेटिंग और इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला पूरा जो सिस्टम है टैक्स का, उस पे आपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर दिया। 26 SROs है। आप मुझे 26 SROs आए और 25 SROs उसमें से ट्रेडर्स को, लार्ज बिजनेस को कंसेशन है, जिसमें नहीं ये गलत कर रहे हैं, बोली जा रहे हैं, इनको चुप कराएं। ठीक, मैं आपकी बारी हो, मैं एक मिनट साहब उनको मेरी बारी ठीक उनको मुकम्मल करने दें, मैं आपके पास भी आती हूँ। सबसे पहली बात ये कि आपने 3.2 मिलियन डेटा जो आपके पास अवेलेबल है लार्ज टैक्स पेयर्स का, उसको आपने $6 बिलियन जिसकी पोटेंशियल है उसको इग्नोर किया। अब आप क्या करेंगे? आप पहले इसको महंगाई करेंगे जैसे है 5.9% से 10% और स्कीमें दे दे के लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, डेट फॉर डेट, और हमें कर्जदार मकरूज करके फिर अमेरिका आएगा डूम और जैसे कल आया था और ये सारे यूं करके उनके आगे खड़े हो गए थे, यही खड़े हो। ठीक, जी नईम कादरी साहब आपके पास 10 सेकेंड है प्लीज। दुनिया की स्टैग्नेंट इकोनॉमीज उन्होंने इमर्ज किया, उन्होंने अपनी पैरेलल इकोनॉमी को जो ग्रे और ब्लैक इकोनॉमी है वो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में लेके आए हैं, फाइनेंशियल टूल्स को डेवलप करके, और फिर मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड ने डेवलप किया है। इसी तरह का मॉडल हर स्टैग्नेंट इकोनॉमी को लेके आना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हमने इसीलिए उस प्रोसेस और ये लोन इन्फ्लुएंशियल लोगों के पास नहीं जाएगा। फाइनेंशियल टूल्स डेवलप कर रहे हैं कि हम उस ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जी कमर साहब 10 सेकेंड है, आप क्या फरमाइएगा, क्या कहिएगा कि ये जो हमें स्कीम्स लॉन्च होती हुई नजर आ रही है, ये मुल्क को किस डायरेक्शन में, मुल्क की इकोनॉमी को स्पेसिफिकली किस डायरेक्शन में लेकर जा रही है? बात यह है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये बेसिकली प्राइवेट बैंकों से कर्ज लेने की एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ने अरेंज किया है। ये पब्लिक का फंडेड पैसा नहीं है, ये बजटेड अमाउंट नहीं है जो बैंकों के लिए डिस्पैच होगी। और अगर इसमें कोई डिस्क्रिपेंसीज आएंगी तो बैंक इसीलिए वो एडवांस में सारे पैसे ले रहे हैं, वो एडवांस में सारे चेक रख रहे हैं और श्योरिटीज दे रहे हैं, वो लोगों को छोड़ेंगे नहीं। मैं समझता हूं कि फेडरल गवर्नमेंट को आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें सॉफ्ट लोन देने चाहिए, इंटरेस्ट फ्री लोन देने चाहिए। और ये बात करिए हमारा 50 अरब, ये 40 अरब हर साल हमारा बहुत सारा पैसा ड्रेन होता है। गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू रिसीट्स को इम्प्रूव करे, अगर स्कीम में 10-20 अरब रुपया जाया भी होता है, लेकिन हमारे नौजवान जो है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाती है, उनको प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटी पैदा हो जाती है। नथिंग रॉन्ग, बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन है और छोटे बिजनेस बहुत मुश्किल हालात में है। सो आप इतने लाख लोगों को नई दुकानें, नए कारोबार कैसे करके देंगे जब आपके पास ऑलरेडी मार्केट में सैचुरेशन हो चुकी है और मार्केट में परचेजिंग पावर नहीं है? सवाल सिर्फ इतना है। और हमें पाकिस्तान की यूथ को अगर सपोर्ट करना है तो प्राइम मिनिस्टर शुड कम पावर एंड इशू फैसिलिटी में बजट में देते दूंगा और वॉलंटरली लोग वापस करें। अगर उसमें से पैसा जाया भी होगा, 10-20 कोई पैसा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान कारा साहब आपका, ज़हीर हुसैन कादरी साहब आपका, अंदरीब अब्बास साहिबा आपका, ब्रिगेडियर नदीम कमर साहब आपका हमें न्यूज नाइट पे ज्वाइन करने का। नाज़रीन, हमने एनालाइज करने की कोशिश की कि हमें जो यूथ पॉलिटिकल लीडरशिप नजर आ रही है इस वक्त एक्टिवली, हमें स्कीम्स लॉन्च होती हुई नजर आ रही है। एट द सेम टाइम हमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से लोकल बॉडी इलेक्शंस का स्केड्यूल भी अनाउंस होता हुआ नजर आ रहा है। ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? अगर ये लोन स्कीम्स यूथ को कहीं प्रमोट कर देती है तो ये वेल एंड गुड होगा, लेकिन अगर नहीं किया जाता तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक और बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। आज के लिए इतना ही। सी यू ऑल टुमारो नाइट। अंटिल देन अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।